एक अजीब सा माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है। आज 3 काले कानूनों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सिलसिले में सड़क पर जो आंदोलन है वो अलग, संसद में जो हमारे सांसदों के साथ राज्यसभा में जो धक्का मुक्की हुई वो आप सबने देखी, और आपकी अदालत में हम पेश हुए हैं अपने मुद्दे रखने के लिए, अपनी आपत्ति रखने के लिए, क्यों हम विरोध में हैं इन 3 काले कानून। ये 3 काले कानून पहले अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, थोपे गए। कोविड चल रहा था, चीन हमारी ओर गलत निगाह से देख रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हो गई कि कैसे किसानों 62 करोड़ किसान और खेतीहर मजदूरों के हितों पर हमला करते हुए पहले तो अध्यादेश लाए गए, फिर उन्हें कानूनी जामा पहनाया गया संसद में पिछले सप्ताह। किसानों की बात सुनने की बजाय प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते हैं कि किसान बरगलाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मौसम देखकर समझ लेता है कि कौन सी फसल लगानी है, किस तारीख को लगानी है, कब उस फसल को देखरेख कैसे करनी है, उसको प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कोई बरगला सकता है। वो खुद बरगलाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं बरगलाने के, तो उनको लगता है कि सब बरगलाए जा रहे हैं। इस देश में अगर कोई बुद्धिमान मैं किसी को मानता हूं तो इस देश का किसान होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी सिर्फ आकलन में जाती है। वो आकलन कर लेता है कि मौसम कैसा है। किसान अगर आज लामबंद हो रहे हैं, 300 साढ़े 300 किसानों के संगठन लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो बरगलाए नहीं जा रहे, वो समझ रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार द्वारा। तरीका आपने अख्तियार किया, लोकसभा में आपने मेजॉरिटी का फायदा लिया और राज्यसभा में आपने ना कभी नहीं हुआ। आप सब लोगों को पहले उन चीजों को देखना है कि ये तरीके क्या अख्तियार कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब किसान अकाली दल की, वो इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हुई? गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि मैंने कहा था सिलेक्ट कमेटी भेजो ताकि मेंबर पार्लियामेंट उसमें बहस करें और किसानों के संस्थाओं को बुला करके उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। मगर क्या मजबूरी पड़ी थी, और ना ही सिलेक्ट कमेटी, ना ही पार्लियामेंट में बहस, और सीधे आपने आंख बंद करके इसको पासिंग में डाल दिया। और जो कल पूरी अपोजिशन ने, जो भी नॉन बीजेपी पार्टीज है, उन्होंने राष्ट्रपति जी को और हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो ऐसे में हमने जो पास किया ये गैर कानूनी है। आप इसको उस पर भी नजरें रहेंगी कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जमहूरियत को बहाल रखेंगे या वो भी उस पर एक सेल लगाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी तौर किसानों के इस हित को लेकर अगले 16 दिन का आज से, जिसकी शुरुआत है पूरे देश भर में, तमाम स्टेट्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी शुरुआत आज 24 सितंबर से हमने किया है। पवन खेरा जी ने आपको सारे सब्जेक्ट पर डिटेल दे दी। इसके आगे का हमारा रोजाना का शेड्यूल किसानों के साथ मिलकर हमारी संस्थाएं किसानों को उनकी आवाज बनकर आवाम के सामने रहेंगे। 2 अक्टूबर 150वां जन्मदिन भी हमारी आपकी वार्तालाप होगी और कुछ किसान संस्थाओं को लेकर उनसे आप इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद चलता जाएगा 10 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन होती है, उसको भी आप देखेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको भी प्रभावित। कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह से सरकार की कान खोलें
और उनको किसानों की ये समस्या, किसानों का ये उम्र भर का जो वो तकलीफ लेने जा रहे हैं, वो उनको समझ आए और इसको रिकंसिडर करें। जो सवालात पवन खेरा जी ने के लिए आपके ज़रिए सामने रखे, उसको रिकंसिडर करे गवर्नमेंट। हमारा मिनिमम मकसद है कि देखो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको डिसरप्ट किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, और उसमें गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। पार्टी में एक अगुवाई रखने वाले थे, उनको जनरल सेक्रेटरी बात कहाँ तक जाएगा, जवाब दे दिया। नहीं, उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ जी। सर, अगर आने वाले टाइम में मतलब कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा? बदलाव तो निरंतर रहता है, सरकार बने या नहीं बने, कोई भी जीवंत संगठन में परिवर्तन नियम है, और जो संगठन जीवित हैं, जिसमें जान है, उसमें हरकत रहती है, परिवर्तन रहते हैं, ये तो जिंदा रहने की निशानी है। बहुत ज़्यादा आज मुझे रविंदर जी बता रहे थे कि कई नेताओं को थ्रेट आया हुआ है, रमन भल्ला जी यहाँ बैठे हैं, कई लोगों को थ्रेट आया हुआ है, और उनका थ्रेट परसेप्शन अच्छी तरह से देखते समझते हुए सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं जो इतने सालों से लोकतंत्र का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं। उनकी स्वयं सुरक्षित वो नहीं रह पाएं तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? और अब तीनों जगह पे शासन किसका है? गृह मंत्रालय के तहत है, केंद्र सरकार का शासन है। तो केंद्र सरकार में गृह मंत्री को विशेष तौर पे इस बात का उत्तर देना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए तमाम नेताओं को, किसी पार्टी के हों, कोई हो, कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पवन जी, मैं आपको पहले भी अभी प्रेस वार्ता में भी बोला, मैं फिर से कहता हूं, अपने 6 महीने के पीएम केयर फंड का तो हिसाब नहीं दे पा रहे। हमसे 70 साल की बात करते हैं। उन 70 सालों में जनता ने ही तो बार बार चुना। जिस तरह से आप वोट के माध्यम से जीत कर आए, उसी तरह से हम भी वोट के ही माध्यम से जीत कर आते थे। वो नेहरू जी हों, वो इंदिरा जी हों, वो मोरारजी हों, वो अटल जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो सब वोट ही के माध्यम से तो आए हैं। आप अकेले थोड़े ये वोट जीत लेकर आए हो, सभी वोट के माध्यम से आए हैं। तो आप अपने आप को प्रश्नों से बचाते हुए घूमते हो, और सुबह से शाम तक नेहरू जी से शुरू करते हो और राहुल गांधी तक लाते हो चर्चा को। अपना हिसाब किताब कब देंगे? 5 साल हो गए, 6ठा साल खत्म होने वाला है, 7वां साल शुरू हो रहा है, कब दोगे हिसाब? हम जवाब मांगेंगे, हम हिसाब मांगेंगे, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक देश के बेरोजगार नौजवान को इसका जवाब नहीं मिल जाता कि क्यों 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा पिछले 4 सालों में। जब तक किसान को उसका जवाब नहीं मिल जाता कि क्यों एमएसपी का वादा झूठा साबित हो रहा है। जब तक महिलाओं को ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आपकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा खतरे में और किस तरह से आपकी सुरक्षा खत्म हुई। किसान, बेरोजगार, महिला, सीमा सुरक्षा, कोविड, आज अभी आपने सुना यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ये तमाम मुद्दे तो नेहरू जी आकर जवाब तो नहीं देंगे ना। जवाब तो अब मोदी जी को ही देना है। ये बात वो जितनी जल्दी समझ लें उतना इस देश के लिए अच्छा होगा।